Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Bubbly. So in this lecture we'll cover the metalloid and compound. And इसी के साथ हमारा जो प्योर सब्सटेंस वाला टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा. So before starting the lecture मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ. मैंने आपसे बोला था पिछले लेक्चर में that I will ask some questions. So ध्यान से सुनना और आपको कमेंट करना है, ठीक है. मेक इट इंटरेस्टिंग, मेक इट लाइक अ लाइव क्लास, जैसे कि हम फिजिकल क्लास में प्रेजेंट हैं ऐसा सोचो, ठीक है. डोंट थिंक ये रिकॉर्डेड लेक्चर है. सो क्वेश्चन ध्यान से सुनना. क्वेश्चन नंबर 1 इज, आपको ऐसे मेटल बताने हैं जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर. ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर. क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर. क्वेश्चन नंबर 3, आपको 2 सॉफ्ट मेटल्स बताने हैं. ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, बेस्ट डक्टाइल एंड मेलिएबल मेटल्स बताने. ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो डक्टाइल एंड मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे तरीके से शो करते हैं. 2 मेटल्स हैं, नाम आपको याद होगा आई होप. एंड लास्ट इज, आपको नॉन मेटल, हार्डेस्ट नॉन मेटल बताना, मतलब ऐसा नॉन मेटल जिसको आप नाइफ से कट नहीं कर सकते हो. सो ये क्वेश्चंस हैं, आप इनको सीरियल सीक्वेंस वाइज या सीरियल वाइज क्या करो, इनके आंसर है लिस्ट डाउन कर दो इन दी कमेंट सेक्शन. सो अब हम मेटेलॉइड्स पे बढ़ते हैं. हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने मेटल्स नॉन मेटल पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था. इस लेक्चर में हम लास्ट जो बचा है मेटेलॉइड, दिस इज टाइप 3, ठीक है. 3rd टाइप है ये मेटेलॉइड, ओके. उसको कवर करेंगे. सो मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि मेटेलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मेटल्स की भी करेक्टरिस्टिक्स आ गई और नॉन मेटल्स की भी करेक्टरिस्टिक्स आ गई, उसको हमने मेटेलॉइड्स बोल दिया, ठीक है. इनको हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं. क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए ऐसे, मेटेलॉइड्स को क्या बोलते हैं. तो सेमी मेटल, सेमी मतलब होता है हाफ, सेमी मतलब हाफ या आधा. हाफ मेटल्स होते हैं, हाफ मेटल्स हैं तो हाफ क्या हो गए, नॉन मेटल्स, ठीक है. तो इनको हम सेमी मेटल्स बोलते हैं. अब पढ़ते हैं कि क्या है ये द एलिमेंट्स. ये क्या है, टाइप ऑफ एलिमेंट विच शोज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है. ये कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की शो करते हैं एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. मतलब क्या, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, आर नोन एज मेटलॉइड्स. इनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है. मतलब क्या है, मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी शो करना, कुछ नॉन मेटल्स की शो करना, उनको हमने मेटलॉइड्स बोल दिया. फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स आप मान लो आपकी मम्मी, and non-metals is like your father and metalloid is you, ठीक है. So ऐसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, ठीक है. मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी, कुछ नॉन मेटल्स की, एंड वो मेटलॉइड बन जाता है, ठीक है. These are intermediate between metals and non-metals. मतलब ये मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज रखते हैं एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी रखते हैं. तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में इनकी प्रॉपर्टी लाई करती है. दे आर नीदर कंडक्टर. देखो मेटल्स क्या थे, हमारे कंडक्टर थे. दे वर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो सिंस ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, तो ना तो ये कंडक्टर होते हैं, ठीक है, नॉर इंसुलेटर. नॉन मेटल्स क्या थे, इंसुलेटर थे. ना तो ये कंडक्टर होते हैं ना इंसुलेटर्स होते हैं. दे आर सेमी कंडक्टर. ये इंपॉर्टेंट है, ये शब्द आपको अभी दे दिया गया, बट इसका हम बोल सकते हैं कि आपको ब्रॉडली ये 10th या 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है. सेमी कंडक्टर, सेमी अगेन मीन्स हाफ, सेमी मीन्स हाफ. क्या मतलब इस लाइन का, ना तो वो कंडक्टर, ना तो प्योरली कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, ना प्योरली इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं. ये सेमी कंडक्टर होते हैं, मतलब आधे कंडक्टर हैं तो आधे इंसुलेटर हैं. एंड इनमें अगर हम कुछ चेंजेस करें ना सेमी कंडक्टर्स में, तो ये एज अ गुड कंडक्टर बिहेव कर सकते हैं. सो नाउ वी विल सी कि मेटेलॉइड्स के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं. इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल. बोरॉन एक मेटेलॉइड होता है, सिलिकॉन मेटेलॉइड होता है, जर्मेनियम. आपको बोरॉन इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं इंडिया में, सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए इसको भी. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटेलॉइड्स एंड दिस इज ऑल अबाउट मेटेलॉइड्स. ध्यान में रखनी है चीज़ें, दिमाग में रखनी है. मेटेलॉइड्स, सेमी मेटल, सेमी मतलब आधा, आधा मेटल तो आधा नॉन मेटल. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है. एंड क्या होता है कि ये ना तो कंडक्टर होते हैं पूरी तरीके से, ना इंसुलेटर होते हैं, आधे कंडक्टर आधे इंसुलेटर होते हैं, इसलिए हमको सेमी कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है. एंड अगर सेमी कंडक्टर में कुछ चेंजेस करें तो ये एज अ
गुड कंडक्टर मतलब दे कैन कंडक्ट नाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ, ठीक है। सो अब आप इसे नोट डाउन कर लो। तो एक मैंने थोड़ी सी ट्रिक बनाने की कोशिश की है। देखो याद सारी चीज़ें तो नहीं हो पाई हैं, बट जितने वर्ड्स हो पाए हैं वो मैंने इसमें लेने की कोशिश की है। मेटल्स आप इसको लिख लो एंड फिर क्या करो, इसके एम से क्या बन जाएगा, मेलिएबल एंड डक्टाइल, ठीक है। E for electricity and heat, metals are good conductor of heat and electricity. T for tensile strength, tensile strength मतलब they can hold a large amount of weight without breaking, right? And then आ जाता है A, आप A को skip कर दो, A से कुछ नहीं बना। L for lustrous, ठीक है, and S for sonorous, ठीक है। तो ये आपकी कुछ करेक्टरिस्टिक जितनी हो पाई हैं इसके लेटर्स से बन पाई वो मैंने बना दी हैं। आप नॉन मेटल्स चाहो तो इसके आगे नॉन लिख लो, ठीक है। नॉन मेटल्स के लिए कैसे याद रखना, देखो नॉन लिख लो एंड इन सब के आगे नॉन नॉन लगा देना, ठीक है। क्योंकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनकी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी वो रेडिएट नहीं कर पाते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ उनकी बहुत वीक होती है एंड मेलिएबल एंड डक्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है। सो एक छोटी सी ट्रिक थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। सो आप इसको भी लिख लो। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब मैंने आपको प्योर सब्सटेंस पढ़ाया था तो मैंने बताया था प्योर सब्सटेंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड। सो एलिमेंट तो हमने कवर कर लिया, अब कंपाउंड बचा उसको हम कवर करने जा रहे हैं। एंड मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था कि कैसे आपको चीज़ें वो रिलेट करके याद रखनी है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक बुक का, उसमें मैंने कहा था कि एक बुक होती है उसमें काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, उन पेजेस को मैंने कहा था आप कंसिडर करो एज एन एलिमेंट्स। एंड जब वो पेजेस मिलके एक बुक बना रहे हैं तो जो वो बुक बनी उसको आप कंसिडर कर लो एज एन कंपाउंड, ठीक है। पेजेस क्या है, एलिमेंट्स से बहुत सारे पेजेस एक साथ कंबाइन हुए, उन्होंने क्या बनाया, बुक बनाया। वैसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या बनाया, कंपाउंड बनाया। फिर मैंने बोला था कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक क्या रिप्रेजेंट करेंगी, मिक्सचर। तो मिक्सचर्स को हम बाद में देखेंगे, अभी हम कंपाउंड पे आते हैं। सो एग्जाम्पल अभी लेने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई कर देगा। देखो क्या बोला मैंने, अगर मैं पूछूं आपसे कि आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी में कितने पेजेस हैं, उस बुक में कितने पेजेस हैं, तो आप बोलोगे अप्रॉक्स मान लो, आई इवन डोंट नो कितने हैं, फॉर एग्जांपल मान लो 300 पेजेस हैं मैथ्स एनसीईआरटी में, ठीक है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, मैथ्स एनसीईआरटी की, ऑलराइट। उसमें मान लो अप्रॉक्स 300 पेजेस हैं। अब मैं पूछूं क्या ऐसा है कि आपकी बुक में, आपकी मैथ्स के एनसीईआरटी में 300 पेजेस हैं, आपकी फ्रेंड की मैथ्स के एनसीईआरटी में 200 पेजेस हैं, और किसी तीसरे बच्चे की मैथ्स की एनसीईआरटी की सेम बुक उसमें 100 पेजेस हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बोलोगे मैम आप पागल हो गए हो क्या। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बुक्स बनी हैं, ठीक है, उसमें जितने पेजेस डिफाइंड हैं उतने ही होंगे। अगर एक बुक में 300 पेजेस हैं, जब वो ऑफिशियली प्रिंट हुई है, तो जिसके पास वो बुक होगी उसकी बुक में भी 300 पेजेस ही होंगे, ठीक है। वो दूसरी बात होती है, कभी हम क्या करते हैं कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है या कभी 1-2 पेजेस रह जाते हैं, बट ऑफिशियली मैं बात कर रही कि जब प्रिंट हुई होगी, ठीक है, तो जितने पेजेस होते हैं एक बुक में डिफाइंड उतने ही रहेंगे हर बुक में, वो चाहे दुनिया की किसी भी कोने में चली जाए, ठीक है। मैथ्स एनसीईआरटी आपके पास है, उसमें भी 300 पेजेस हैं, आपके दोस्त के पास है उसमें भी 300 पेजेस होंगे, ठीक है, किसी टीचर के पास है उसमें भी 300 पेजेस होंगे। कहने का मतलब ये है कि इन पेजेस को क्या कर सकते हैं हम, डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये पेजेस उतने ही रहेंगे। 2 पेजेस आपकी बुक से मिस हो गए तो क्या होगा, जो बुक है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी, आपको चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, बुक की आइडेंटिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब मैं इतना क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि कंपाउंड आपको बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, आर प्योर सब्सटेंसेस। हमें पता है ये प्योर सब्सटेंसेस होते हैं विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स से ही बने होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर के बने होते हैं। अभी मैं सब समझाऊंगी, अभी नोट डाउन मत करना। केमिकली कंबाइंड इन इक्वल प्रोपोर्शन बाय मास, आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी, केमिकली कंबाइंड इन इक्वल प्रोपोर्शन बाय मास, एंड इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल दिमाग में रखना, अभी सब समझ आ जाएगा आपको। देखो सबसे पहले ये वाली लाइन समझते हैं कि विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स के मैंने आपको एग्जांपल दी थी। मैंने क्या बोला था, कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है, सल्फर एक एलिमेंट है, राइट, और क्या था, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ओजोन एलिमेंट हो गया हमारे पास, ठीक है,
और क्या था, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स थे। और एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो सिर्फ एक ही चीज़, एक ही एटम से कंपोज हो, मतलब क्या, उसमें एक उस एटम के अलावा कोई और चीज़ नहीं पाई जाएगी। लेकिन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मतलब कार्बन भी मिलेगा साथ में, सल्फर भी साथ में मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो कार्बन है, उसके साथ एक दूसरा एलिमेंट जुड़ गया ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, CO2। समझ में आया। एलिमेंट्स क्या थे, एलिमेंट्स थे जो एक ही टाइप के एटम से बने हो, लेकिन कंपाउंड्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू CO2। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कंपाउंड, एंड ये दोनों आपके क्या हो गए, E फॉर एलिमेंट। ये दोनों आपके एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 2 है, और ये मिलके कंपाउंड बना रहे हैं। समझ में आया। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। एंड केमिकली कंबाइंड इन इक्वल प्रोपोर्शन बाय मास। क्या मतलब है, केमिकली कंबाइंड होते हैं, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला है ये, केमिकली कंबाइंड है। इक्वल प्रोपोर्शन बाय मास का मतलब क्या है, इसको समझो। ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है, इनका एक पर्टिकुलर मास होता है, एक डिफाइंड मास होता है, मतलब इनका एक पर्टिकुलर वजन होता है, एंड वो कभी चेंज नहीं होता है। वो बोल दिया गया, मान लो कार्बन का बोला गया 12 ग्राम है, तो वो 12 ग्राम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सो इनको क्या दिया गया है, एक पर्टिकुलर वेट दिया गया है, एक पर्टिकुलर मास दिया गया है। एलिमेंट्स हैव अ फिक्स्ड मास, वो कभी चेंज नहीं होता। इन एलिमेंट्स को एक मास दे दिया गया है, वो इनका फिक्स्ड रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, ध्यान से समझना, भी आपको सब समझ आएगा। कार्बन का 1 एटम का, ठीक है, 1 एटम ऑफ कार्बन का मास होता है, वो होता है 12 ग्राम। एक एटम का मास होता है 12 ग्राम, ठीक है। एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16 ग्राम। ये डिफाइंड है, इतना ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। अब देखो क्या मतलब है, कार्बन यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, नंबर में 1 प्रेजेंट है, तो कार्बन तो 12 ही रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, 16 + 16 दैट इज 32 ग्राम्स, राइट। अब इस लाइन का मतलब समझो, केमिकली कंबाइंड इन इक्वल प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब क्या होता है कि ये जो एलिमेंट 1 कार्बन है, एलिमेंट 2 ऑक्सीजन है, जब ये कंबाइन होके कंपाउंड हमें दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा ना, वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। कार्बन यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, 12, ठीक है, 12 ग्राम प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 32 ग्राम, ठीक है। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, इसमें कॉमन कितना आ रहा है, 4 के टेबल में आते हैं दोनों, 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा, आई होप ठीक है लिखा है, हाँ ठीक है, 3:8 आ जाएगा, ठीक है। इस लाइन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकली कंबाइंड इन इक्वल प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब क्या है, जो कंपाउंड हमें मिलेगा उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अगर उनका हम रेशियो देखें तो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, 3:8। कार्बन डाइऑक्साइड चाहे यूपी की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे असम की हो, चाहे USA की हो, ठीक है, चाहे मान लो आप अफगानिस्तान की हो, कहीं की भी हो, उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन जिस रेशियो में प्रेजेंट होंगे 3:8 ही होगा हर जगह का, ठीक है, समझ में आया। तो ये मतलब है इसका, ओके। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, वाटर का ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल। वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन H2 + O2 कंबाइन करता है, एंड ये आपको देता है H2O, ये होता है वाटर। अब देखो, हाइड्रोजन का मास होता है, फिक्स्ड होता है, दैट इज 1 ग्राम। हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है हमेशा, ठीक है। 1 एटम ऑफ, याद रखना 1 एटम का रिप्रेजेंटेशन है। सो 1 एटम का कितना मास होता है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज़ 1 ग्राम। एंड हमने ऑक्सीजन का पढ़ा है कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन में कितना मास होता है, दैट इज 16 ग्राम होता है ना, अभी लिखा था 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 हो गए, तो हाइड्रोजन का मास इस केस में कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, 2 ग्राम हो जाएगा, 1 × 2 2 हो जाएगा। एंड ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज ऑल्सो 32 ग्राम, 16 + 16 32 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन निकालो, जब देखो हम रेशियो निकालते हैं ना तो यहाँ पे 2 वगैरह नहीं लगाते, इस केस में भी मैंने O2 नहीं लिखा, ठीक है, इस केस में भी H2 नहीं लिखा, O2 नहीं लिखा, ठीक है, सिंपली हम उनके सिंबल बनाते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो हाइड्रोजन का कितना मास आया हमारे पास, 2 ग्राम, ठीक है, एंड रेशियो ऑक्सीजन का कितना आया, 32 ग्राम। इसको हम कट करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 × 1 = 2 एंड आई होप 16 आ रहा है, राइट।
सो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन कितना है 1:16, शुड नॉट बी 1 आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, शायद आपको पता चल गया होगा, या आपको पता चल गया, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ठीक है। कंपाउंड का देखते हैं हम, हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है, तो अब फिर से कर लो, सॉरी। तो ये 16 ग्राम ही रहेगा, ठीक है। सो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2:16 विच इज ऑलवेज 1:8, ठीक है। मतलब क्या है, वाटर चाहे आपका पॉन्ड का हो, वाटर चाहे आपके ट्यूबवेल का हो, वाटर चाहे आपके ओशन का हो या सी का हो या रेन वाटर हो, वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिस रेशियो में प्रेजेंट होंगे वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा 1:8, ठीक है। चाहे आपने एक मान लो पानी ले लिया आपने इस तरीके से, ठीक है, अपने हाथों में, और मान लो एक बड़े से ओशन में पानी प्रेजेंट है, वहाँ पे भी आपके हाथों में जितना पानी आया उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही रहेगा, दैट विल नेवर बी चेंज्ड। तो मुझे लगता है अब तो आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा कि दे आर प्योर सब्सटेंसेज विच आर मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स एंड केमिकली कंबाइंड इन इक्वल प्रपोर्शन बाय मास। इक्वल प्रपोर्शन बाय मास का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। सो अभी आप लिखना मत, अभी मैं अच्छे से लिख देती हूँ, फिर आप इसको लिखना। यस, नाउ यू कैन नोट इट डाउन। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। क्या एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंस, दे गिव यू वाटर। हाइड्रोजन is the element 1 and oxygen is element 2. They both have different characteristics, ठीक है, and they form a compound that is water, right? याद रखना यहाँ पे जो बात करते हैं वो 1 एटम की बात करते हैं। 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज़ 1 ग्राम ऑफ मास एंड मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। सो इस केस में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सॉरी यहाँ पे देखना आपको, यहाँ पे मत देखना, यहाँ पे जो कंपाउंड बना है वो देखना आपको। हाइड्रोजन इज 2, तो 1 × 2 2 ग्राम्स एंड ऑक्सीजन 1, दैट विल बी 16 ग्राम। सो रेशियो बाय मास निकालेंगे तो 1:8 आएगा, जो कि फिक्स्ड है हर जगह। वाटर है वो इसी रेशियो में पाया जाएगा, चाहे वो बहुत ही बड़े अमाउंट में, चाहे वो बहुत ही छोटे अमाउंट में, ठीक है। सो ये चीज़ आप ध्यान रखना। एक होमवर्क लिख लो आप, अभी करोगे वीडियो पॉज करके। आपको CO2 का मास निकालना है, मतलब ये आपको रेशियो निकालना है, ठीक है, एंड SO2 का रेशियो निकालना है, ठीक है। सल्फर का जो मास होता है 1 एटम का मास होता है सल्फर का, वो होता है 32 ग्राम्स, ठीक है। अभी सॉल्व करो एंड कमेंट डाउन करो SO2 का रेशियो कितना है और CO2 का कितना है। ऑक्सीजन का तो 16 ग्राम है 1 एटम का, ठीक है। और कार्बन का भी मैं लिख देती हूँ, देखो कार्बन का होता है 12 ग्राम होता है 1 एटम का, एंड ऑक्सीजन के 1 एटम का 16 ग्राम होता है, ठीक है। सल्फर के 1 एटम का मास होता है 32 ग्राम। तो अभी आप सॉल्व कर लो इसको एंड बताओ कितना रेशियो आया। तो नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, ये बहुत ध्यान से सुनना आप, आपके हो सकता है असर्शन रीजंस वाले क्वेश्चंस है वो यहाँ से बन जाए। वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं फिर नीचे 4 ऑप्शंस देते हैं, ठीक है। सो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। सो ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट है कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड्स। क्या मतलब है इसका कि कंपाउंड, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ CaCO3 का, ठीक है। तो CaCO3 हमारा एक कंपाउंड है जिसमें कैल्शियम एक अलग एलिमेंट है, कार्बन एक अलग एलिमेंट है एंड ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, मतलब 3 एलिमेंट से मिलकर के ये कंपाउंड बना है। सो हम अगर इसको चाहें फिजिकली हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। मान लो पानी आपने लिया अपने हाथों में, अब उसको आप तोड़ नहीं सकते हो फिजिकली। आप ऐसा नहीं बोलोगे भाई हाइड्रोजन तू अलग हो जा, ऑक्सीजन अलग हो जा, मैं हाथों से अलग कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से कंपाउंड को अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है ना। हाथों से आप हाइड्रोजन निकाल के एक अलग नहीं कर सकते हो, और ना हाथों से आप ऑक्सीजन निकाल के एक अलग करोगे, कहोगे भाई ये तो हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का मैंने अलग कर दिया। ऐसे नहीं पॉसिबल है। सो कंपाउंड्स को आप कभी फिजिकल मैथड से अलग नहीं कर सकते हो, केमिकली आप अलग कर सकते हो, जैसे हीट वगैरह देके। तो अगर हम इस कंपाउंड में हीट देते हैं, डेल्टा साइन लगाते हैं हीट के लिए, तो ये अलग कर देता है चीज़ों को। CaO+O2 काफ़ी हद तक अलग कर दिया, ठीक है। ऑक्सीजन अलग कर दिया, CaO अलग कर दिया, ठीक है। CaO को भी हम बाद में सेपरेट कर सकते हैं। सो इनको फिजिकल मैथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है, इनको फिजिकली जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इनको फिजिकल मैथड से हम अलग नहीं कर सकते। केमिकली हम इनमें रिएक्शंस वगैरह करा करके अलग कर सकते हैं, ठीक है, और वो भी कुछ हद तक, ठीक है, सारे के सारे नहीं। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है, कॉन्स्टिट्यूएंट लिखा है। So point number 2 is the properties of compounds are entirely different from its constituent elements। मतलब क्या होते हैं, जिन एलिमेंट से मिल करके कंपाउंड बनते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर दे रहा है, ठीक है।
हाइड्रोजन होता है वो एक गैस होती है, ऑक्सीजन एक गैस होती है, लेकिन जो वाटर बनता है वो लिक्विड होता है। तो जिन एलिमेंट से मिल करके कंपाउंड बना है ज़रूरी नहीं वो प्रॉपर्टी सेम ही एग्जिबिट करे। मतलब क्या है, जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की होगी और जो प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की होगी, वाटर की प्रॉपर्टी इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट होगी, या कोई भी कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी अपने एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। जैसा हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, रेशियो बाय मास होता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। एंड कंपाउंड हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंपाउंड के पास उनका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। एंड कंपाउंड्स आर होमोजीनियस सब्सटेंस, होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं। अब यहाँ पे इसको ध्यान से समझना। देखो मिक्सचर, जब मैंने कैटेगराइजेशन कराया था मैंने बोला था मिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो आप इसको उससे रिलेट मत कर देना, मुझे पता है आप ऐसा सोचोगे जरूर, इसलिए मैं बता रही हूँ। होमोजीनियस मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जिनको देख के हम बता ना सके कि उसमें क्या क्या चीज़ें मिक्सड हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर एक लिक्विड है, उसको देख के कोई नहीं बता सकता कि भाई इसमें हाइड्रोजन अलग है ऑक्सीजन अलग है। ठीक है, वो तो कहेगा भाई ये लिक्विड स्टेट में वाटर है। ठीक है, या तो ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन नीचे तैर रहा है और ऑक्सीजन ऊपर तैर रहा है, भाई हाइड्रोजन अलग देख लिया मैंने ऑक्सीजन अलग, नहीं, वो मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, राइट। सो होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं, उनको देख के हम बता नहीं सकते कि इनमें क्या क्या मिक्स्ड है। एयर है, एयर को आप देख के बता सकते हो भाई ये ऑक्सीजन गई यहाँ पे, ये कार्बन डाइऑक्साइड गई, ये SO2 गई। ठीक है, ऐसे आप नहीं बता सकते हो। ठीक है, सो होमोजीनियस मतलब होता है सिमिलर। ठीक है, देख के बता नहीं सकते कि वो चीज़ किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है, वो एक दूसरे में प्रॉपरली घुल चुके हैं। राइट, सो होमोजीनियस को आप मिक्सचर में कंफ्यूज मत कर देना, मिक्सचर जब पढ़ाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। सो एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था एंड आई डोंट नो इसमें साउंड नहीं आ रही थी, सो मुझे दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो एंड ध्यान रखना मैंने ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताएं फॉर असर्शन एंड रीजन। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू ऑलवेज। एंड यहाँ से क्वेश्चंस मैं पूछूंगी इस लेक्चर से नेक्स्ट लेक्चर में, सो ध्यान से पढ़ना एंड क्वेश्चन का आंसर भी करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।